हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा था, संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। आज उसका हम पार्ट 3rd पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2nd में हमने जहाँ तक लास्ट किया था वो किया था पेट्रो रसायन। उसके बाद में आज हम शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। तो संश्लेषित रेशे इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिनके आधार पे ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, जिनका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो इनकी जो विशेषता हम देखते हैं तो पहली विशेषता है ये है शीघ्र सूखते हैं। ये है शीघ्र सूखते हैं, यानी तुरंत सूख जाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं। और ये है अधिक चलाऊ होते हैं, अधिक चलाऊ, अधिक चलाऊ होते हैं। उसके बाद में यदि हम देखें तो सस्ते, आसानी से उपलब्ध होने वाले, सस्ते, आसानी से उपलब्ध होने वाले, आसानी से उपलब्ध होने वाले। उसके बाद में ये और इनका रख रखाव उपलब्ध होने वाले होते हैं। और थर्ड यदि हम इसकी देखें तो इन रेशों से निर्मित वस्त्रों का रख रखाव आसान होता है, रख रखाव आसान होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो संश्लेषित रेशे हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो पहले हैं इनको सुखाया जाए तो ये तुरंत सूख जाते हैं और अधिक चलाऊ होते हैं और सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होने वाले होते हैं। और इन रेशों से निर्मित जो वस्त्र हैं उनका रख रखाव वो क्या होता है, आसान होता है। तो इस प्रकार हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है वो समझ सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है प्लास्टिक। अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, कौन कौन से इनकी विशेषताएं होती है, जिनके आधार पर ये जो प्लास्टिक है इनका वर्तमान में उपयोग है वो अधिक प्रचलन में हो चुका है। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, संश्लेषित रेशों का एक बहुलक है। क्या है, संश्लेषित रेशों। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये संश्लेषित रेशा है और ये एक बहुलक के रूप में कार्य करता है। बहुलक जो हमने कल पढ़ा था, बहुलक क्या होते हैं, अनेक एक इकाइयाँ जब आपस में मिलती है तो उच्च अणुभार वाली जो इकाई बनाती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो जो संश्लेषित रेशों का बहुलक होता है कौन, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, संश्लेषित रेशों का एक प्रकार का बहुलक होता है। प्लास्टिक जो होती है उसमें जो इकाई होती है, प्लास्टिक में जो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ होती है उनकी व्यवस्था समान नहीं होती है, व्यवस्था समान नहीं होती है। प्लास्टिक की इकाइयों की जो व्यवस्था है वो समान नहीं होती है। ये एक अच्छा गुण होता है प्लास्टिक में। उसके पश्चात इनमें जो इकाइयाँ होती है वो कुछ में रेखिक और कुछ में तिर्यकबद्ध होती है। एक ये चीज़ ध्यान रखना, जो इकाइयाँ होती है वो या तो रेखिक हो सकती है कुछ में, और कुछ में तिर्यकबद्ध होती है। क्या होती है, तिर्यकबद्ध। अब हम समझने वाले हैं कि रेखिक इकाइयाँ क्या होती है और तिर्यक इकाइयाँ क्या होती है। तो हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिक जो होती है वो एक बहुलक है। अब बहुलक है इसका मतलब उसमें छोटी छोटी इकाइयाँ मिलेगी। अब वो इकाइयाँ हैं वो दो रूप से पाई जा सकती है। एक तो होती है रेखिक। रेखिक का मतलब एक रेखा में व्यवस्थित
और तिर्यकबद्ध का मतलब वो चारों तरफ आपस में जुड़ी होती है, व्यवस्थित होती है। देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं रेखिक जो व्यवस्था होती है इसमें, जैसे मान लो ये प्लास्टिक की कोई इकाई है, इसी प्रकार ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, अब ये जो हमें संरचना दिख रही है यहाँ पे वो क्या है, रेखिक। तो इसमें जो प्लास्टिक की इकाई है वो किस में जुड़ रखी है, एक रेखा में जुड़ रखी है। प्लास्टिक की इकाई एक रेखा में जुड़ रखी है, इसलिए इसे जो प्लास्टिक की इकाइयों का रेखिक स्वरूप कहते हैं, एक रेखा में जुड़े होने के कारण। सेकंड हम देखते हैं तिर्यकबद्ध। तो तिर्यकबद्ध या इसको दूसरा नाम है क्रॉसबद्ध, क्रॉसबद्ध भी इसको हम कह सकते हैं। अब क्रॉसबद्ध में जो इकाइयाँ वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है तो इसको देखते हैं। जैसे मान लो हमने अलग अलग इकाइयाँ हैं वो दर्शा रखी है, ये और ये। इसी प्रकार हमने यहाँ पे एक इकाई प्रदर्शित कर दी, इसी प्रकार हमने ये इकाई प्रदर्शित कर दी, और ये एक अलग इकाई और दे रखी है रेखिक। वो आपस में क्रॉसबद्ध या रेखिक रूप में किस प्रकार व्यवस्थित होती है, तो ये आपस में इस प्रकार जुड़ी होती है, इस प्रकार। ये अब इकाइयाँ हैं वो किस रूप में व्यवस्थित हो चुकी है, रेखिक रूप में व्यवस्थित हो चुकी है। और ये रेखिक रूप में व्यवस्थित होकर किस रूप का निर्माण करती है, तिर्यकबद्ध रूप का निर्माण कर रही है। तो पहले तो जो रेखिक रूप में प्लास्टिक की इकाइयाँ हैं वो जुड़ती है, और उसके पश्चात ये रेखिक जो इकाइयाँ हैं वो आपस में जुड़कर किस रूप का निर्माण करती है, क्रॉसबद्ध या तिर्यक रूप का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार की जो इकाइयाँ होती है वो रेखिक और तिर्यकबद्ध या क्रॉस रूप में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का एक उदाहरण के द्वारा हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्लास्टिक के प्रकारों को हम अब देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो लगभग कितने प्रकार के हम देख सकते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार होता है, एक बहुलक के रूप में वो व्यवस्थित होती है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा, एक दो उदाहरण के द्वारा इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीथीन। जो प्लास्टिक का एक प्रकार ही मान लो जिसका नाम है पॉलीथीन। अब पॉलीथीन क्या होती है, तो इसका निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। पॉलीथीन जो प्लास्टिक होती है, उस पॉलीथीन प्लास्टिक में एथीन क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। एथीन जो होता है वो एथीन का अणु उच्च ताप व उच्च दाब पर, ध्यान से दुगना, एथीन का अणु उच्च ताप व उच्च दाब पर, यानी जब इनको उच्च ताप दिया जाए और उच्च दाब दिया जाए तो बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक चाहिए ताकि जो बहुलीकरण की प्रक्रिया वो जल्दी हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, बहुलकीकरण की प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो प्रक्रिया कौन सी होगी, बहुलीकरण, और बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा, पॉलीथीन का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं कि जो पॉलीथीन है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये जैसे
CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है? एथीन। क्या है? एथीन। एथीन का अणु उच्च ताप व उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, बहुलीकरण का मतलब एथीन जो है उनके अनेक इकाइयाँ, अनेक का मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एन। एन का मतलब है अनेक इकाइयाँ आपस में किस प्रक्रिया द्वारा? बहुलकीकरण द्वारा। बहुलकीकरण। तो इस बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा जो एथीन है वो किसका निर्माण कर लेती है? CH2N। तो किसका निर्माण कर लेगी? पॉलीथीन। पॉलीथीन। तो इस प्रकार जो पॉलीथीन है उसका निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पॉलीथीन है उसका निर्माण प्रयोगशाला में किस प्रकार किया जाता है। अब देखते हैं हम इस पॉलीथीन के जो सामान्यतः उपयोग है, तो उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो उपयोग में आपको पता है इसका उपयोग जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं उसके निर्माण में, पॉलीथीन की थैलियों के निर्माण में, थैलियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और यदि हम और इसका उपयोग देखें तो जो सांचे में डली वस्तुएं, सेकेंड हम देखें सांचे में डली वस्तुएं, सांचे में डली वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि इसका और उपयोग देखा जाए तो हम लिख सकते हैं जैसे पाइप, कुछ पाइप भी बनते हैं, पाइप है, ट्यूब है आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में इसका जो यूज है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हमने एक प्लास्टिक का एक प्रकार देखा जिसका नाम है पॉलीथीन। अब एक और प्रकार देखते हैं जिसका नाम है PVC। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उसके बारे में भी हम साथ साथ देख लेते हैं। उसके बाद में हम प्लास्टिक के जो गुणधर्म है उसको पढ़ने वाले हैं। फिर जो प्लास्टिक के सामान्यतः प्रकार हैं जैसे थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उनके कौन कौन से उदाहरण हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसके बारे में देखेंगे। तो अगला है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक जो प्लास्टिक का रूप है उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे हम उसके जो गुण है उसको पढ़ने वाले हैं। तो अगला है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। अब ये जो PVC होता है, ये PVC का निर्माण किस प्रकार होता है? तो हमें पता है PVC का मतलब विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से। किसके बहुलीकरण से? विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC का निर्माण होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये क्या है? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक। अब इसका हम क्या कर देंगे? बहुलकीकरण। क्या किया जाएगा? बहुलकीकरण। तो क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका निर्माण हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और N का मतलब इसकी अनेक इकाइयां जुड़ती है, तो किसका निर्माण होगा? PVC, जिसका हम शॉर्ट में नाम देते हैं PVC। अब इसका जो यूजेज है, उपयोग है, वो उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं।
खासकर जो पाइप है, जूते चप्पल थैले हैं, पाइप, जूते चप्पल थैले और जो बरसाती कोट हैं, बरसाती कोट के निर्माण में, यानी इनका जब निर्माण किया जाता है तो इस पीवीसी का जो यूज़ है वो किया जाता है। सेकेंड हम देखते हैं इससे जैसे कपड़े हैं, खिलौने, विद्युत रोधी परतें, फोनोग्राम का रिकॉर्ड, कपड़े, खिलौने, विद्युत रोधी परतें व फोनोग्राम के रिकॉर्ड के निर्माण में सामान्यतः इसकी जो पीवीसी है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ में हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जो पीवीसी है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो है उसके कौन कौन से गुण होते हैं या कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्लास्टिक के गुण या प्लास्टिक के विशेषताएं। प्लास्टिक के गुण। यदि हम प्लास्टिक के गुणों की बात करें तो जो प्लास्टिक है उसका उपयोग या उसके गुण क्या है। पहला इसमें है प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, यानी हमें जो भी वस्तुएं बनानी है तो उसका हम आसानी से सांचे में इसको डाल सकते हैं। सेकंड, यदि हम इसको देखें तो इसका है, इसका पुनः चक्रण हो सकता है, इसका पुनः चक्रण हो सकता है, पुनः चक्रित इसको किया जा सकता है। थर्ड, यदि हम देखें कि इन्हें रंगा या पिघलाया जा सकता है, इन्हें रंगा या पिघलाया जा सकता है, यानी प्लास्टिक को विभिन्न रंगों में रंग सकते हैं और पिघला भी सकते हैं आसानी से। थर्ड, इसमें इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है, इसे बेलकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, पतली चादरों में बदला जा सकता है। और यदि हम इसकी पांचवी विशेषता की बात की करें तो हम लिख सकते हैं, ये जो है प्लास्टिक, इनसे जो पतली तारें हैं उनका निर्माण किया जा सकता है, पतली तारों का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक के कौन कौन से गुण होते हैं जिनके द्वारा ये अत्यधिक उपयोगी होता है और इसे हम जो है वो आसानी से अपने जो डेली रूटीन के जितने भी काम है उसमें प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक जो है वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक जो है उनको सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक है उसको सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक,
और सेकंड है उसका नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम पहले पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या चीज़ है, क्या होते हैं, इनको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने से आसानी से विकृत हो जाते हैं, गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये नरम होते हैं और जब इनको गर्म करते हैं थोड़ा सा ताप देके तो ये अपना जो आकृति पहले से इसको दे रखी है वो विकृत हो जाएगी। तो इसको जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होते हैं, आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, और सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, सरलता पूर्वक ये मुड़ भी जाते हैं और गर्म करने पर आसानी से विकृत भी हो जाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक होते हैं वो कौन से प्लास्टिक कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और यदि हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे अभी हमने पढ़ा पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। सेकेंड हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, जस्ट इनकी यदि परिभाषा हम परिभाषित करें तो क्या लिख सकते हैं, जस्ट हमने ऊपर थर्मोप्लास्टिक लिखा है उसकी जस्ट विपरीत परिभाषा है वो इसको बना के लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए, तो क्या लिख सकते हैं, वे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए, यदि इनको एक बार भी सांचे में जैसे हमने ढाल दिया उसके पश्चात उसको चाहे कितना ही उष्मा दो उसको नरम नहीं किया जा सकता। ढाल दिया जाए उसके पश्चात यदि इसे कितनी भी उष्मा दी जाए नरम नहीं किया जा सकता। नरम नहीं किया जा सकता, यानी एक बार हमने इसको सांचे में ढाल दिया उसके पश्चात से इसको कितना ही गर्म करो, जैसे हमने देखा है जो कुकर का हत्था होता है, आपने देखा होगा, ये जो कुकर का हत्था होता है उसको, ये किस प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। इसको यदि हम चाहे कितना भी गर्म कर दे लेकिन ये कभी नहीं पिघलने वाला, अर्थात इसको नरम नहीं किया जा सकता है। कौन सी प्लास्टिक कहलाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। जैसे बेकेलाइट जो प्लास्टिक आती है, जितने भी जैसे कुकर के हत्थे वगैरह जो होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। उसके बाद में जैसे मेलेमाइन है, मेलेमाइन जो प्लास्टिक है वो भी किस प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अब हम देखेंगे बेकेलाइट के बारे में कि बेकेलाइट होता क्या है, इसको विस्तृत से जानने वाले हैं। बेकेलाइट क्या है, ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा व विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें ना तो ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है ना विद्युत प्रवाहित हो सकती है। इसका मतलब ये कुचालक होता है जिससे बिजली के स्विच हैं और बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच तथा बर्तनों के
हत्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो बेकेलाइट प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और जिसके कारण खासकर इसके जो बिजली के स्विच हमें देखे हैं वो किसके, बेकेलाइट के बने होते हैं। और बर्तनों के हत्थे, खासकर जो कुकर के जो हत्थे आते हैं बर्तन के, तो वो किस प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक का उसके बने होते हैं। सेकंड हम देखेंगे मेलेमाइन। मेलेमाइन, ये मेलेमाइन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, और ये एक अग्निसह प्लास्टिक है। अग्निसह प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक है, अग्निसह प्लास्टिक, अर्थात ये जो प्लास्टिक है उसको अग्नि को सहने की क्षमता होती है। खासकर जो दमकल के कर्मचारी होते हैं, दमकल मान लो या अग्निशमक कर्मचारी, अग्निशमक कर्मचारी, ये जो कर्मचारी होते हैं, अब उनके जो वस्त्र होते हैं या उनके जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों पे जो मेलेमाइन प्लास्टिक है, इस मेलेमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, क्योंकि वो खासकर जब आग लगती है उस स्थिति में आग को बुझाने के लिए जाते हैं, उस स्थिति में वो यदि आग के संपर्क में आ जाए तो उनको जान माल का नुकसान हो सकता है। अतः उनकी सुरक्षा के लिए जो उनके वस्त्र होते हैं अग्निशमक कर्मचारियों के, वो वस्त्र किससे बने होते हैं, मेलेमाइन जो प्लास्टिक है उसकी उसके ऊपर परत चढ़ाते हैं, जिससे मेलेमाइन जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, अग्निसह होता है। अग्निसह का मतलब आग को सहन कर लेता है, आग के लपटों को सहन कर लेता है, उसको गर्म किया जाता है तो वो पिघलता नहीं है। तो इस कारण ये जो मेलेमाइन है वो भी प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। अब इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है वो खासकर जो फर्श की टाइलें हैं, इसकी फर्श की टाइलें, तो फर्श की टाइलों में भी इसका उपयोग किया जाता है इस प्लास्टिक का। सेकंड यदि हम लिखें तो रसोई के बर्तन और कपड़ों के निर्माण में, जो रसोई के बर्तन जो होते हैं और जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। रसोई के बर्तन और जो कपड़े हैं उनके निर्माण में भी इस मेलेमाइन जो प्लास्टिक है इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्लास्टिक एक विकल्प पदार्थ के रूप में कैसे काम आता है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा, प्लास्टिक एक विकल्प पदार्थ। प्लास्टिक एक विकल्प पदार्थ, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो विकल्प के रूप में जो प्लास्टिक है उसका यूज जो है वो किस प्रकार जो है वो करा जाता है या किया जाता है, तो इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो प्लास्टिक का विकल्प पदार्थ के रूप में कैसे करते हैं कि हमें पता है कि वर्तमान में जो खाद्य सामग्री होती है, जितने भी, जिसमें खासकर जो एसिड वगैरह आते हैं और उसके अलावा जो खाने के कई वैरायटी होती है, खाने के कोई भी आइटम होते हैं वो किसके अंदर डाल के पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिक के पात्र। तो प्लास्टिक जो है वो एक विकल्प के रूप में आज के इस वर्तमान समाज में उभरा है, और ये एक तो सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद में हम इसमें लिख सकते हैं कि ये एक तो उत्तम है और सुविधाजनक है, सुविधा में आसान होता है, उत्तम क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होते हैं, इनकी जो बर्तन है वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं, ये हल्का होता है और इसकी कीमत भी क्या होती है, कम होती है, आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है, और जैसे इसका जो सामर्थ्य अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है और ये उपयोग में आसान होता है। तो ये सब गुण जब यदि प्लास्टिक में हैं तो ये वर्तमान में एक विकल्प पदार्थ के रूप में क्या है,
समाज के लिए या जो सोसाइटी उसके लिए एक विकल्प पदार्थ के रूप में उभरा है। अब उसके बाद में यदि हम इसको देखें कि प्लास्टिक का उपयोग क्या है, ये एक तो हल्का होने के कारण है। इसका उपयोग खासकर जो वायुयान है, ठीक है, कार है और अंतरिक्ष यान, तो एक तो हल्का होने के कारण इसका उपयोग किस में करते हैं, वायुयान, ठीक है, और जो खिलौने हैं उनके निर्माण में, वायुयान है, खिलौने और जो कार हैं उनके जो पार्ट्स हैं, और अंतरिक्ष यान, खिलौने हैं, कार के भाग हैं, और अंतरिक्ष यान के निर्माण में इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में देखा कि जो प्लास्टिक है उसके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा कि प्लास्टिक है उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक है, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण, उनकी विशेषताएं। फिर हमने बेकेलाइट है, मेलेमाइन प्लास्टिक, उसके बारे में जाना। और लास्ट में हमने पढ़ा कि प्लास्टिक के विकल्प पदार्थ के रूप में कैसे उभरा है और ये एक विकल्प के रूप में कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, अगला जो वीडियो, उसमें ये हम पढ़ेंगे कि जो प्लास्टिक है उसके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक एक अच्छा या उत्तम पदार्थ है और जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद या लाभदायक हो सकता है।